दूसरा आपको बताए थे क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, 1942 में आया था। और तीसरा जो हुआ शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना, वेवेल योजना, वेवेल योजना या इसी को कहा गया शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। ये 1945 में आया, 1945 में शिमला सम्मेलन 1945 में। अब बताओ अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दिया? अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने लोगों को क्या दिया? अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने दिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दिया? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। और वेवेल या शिमला सम्मेलन के जवाब में जिन्ना ने क्या दिया? प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्यवाही, कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये आपको पढ़ा दिए हैं, ये सब पूछता है, सोचा कभी कभी ज्यादातर पूछता है ना ये कि क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सब बता दिए थे। शिमला सम्मेलन में बताए थे, वेवेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन में बुलाया गया था, जिसमें 14 कार्यकारिणी सदस्यों में से 12 भारतीयों को दिया जा रहा था, जिसमें 6 हिंदू थे और 6 मुस्लिम थे। विवाद इस बात पर अटक गया कि 6 मुसलमानों को कह रहा था जिन्ना कि हमारी ओर से जाएंगे, भारत के मुसलमान कह रहे थे हम सब लोग बकलोल थोड़ी हैं, आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नौसेना विद्रोह। क्या देखते हैं? नौसेना विद्रोह। देखिए अंग्रेज जो थे सब ना, नौसेना विद्रोह का बस डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946, आईएनएस तलवार पे, आईएनएस तलवार पे। बाकी दूसरा आपको कुछ नहीं याद रखना है। देखिए आईएनएस इंडियन नेवल शिप, तो जब भी ये कोई भी बेड़ा बनता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक रिफ्यूलर जहाज होता है, एक मुख्य युद्धक जहाज होता है। केवल एक जहाज से कोई नौसैनिक बेड़ा नहीं बनता है, एक जहाज से नौसैनिक बेड़ा नहीं बनेगा। नौसैनिक बेड़ा बनने के लिए कई जहाजों का ग्रुप की जरूरत पड़ती है, जिसमें कुछ जहाज जो होते हैं वो फ्यूल भरने वाले होते हैं, कुछ जहाज खाने की सप्लाई के लिए होते हैं, कुछ सिग्नल के लिए होते हैं, कोई माइंस हटाने के लिए होता है, कोई मिसाइल मारने के लिए हमलावर होता है, कोई बैकअप के लिए होता है, कोई लॉजिस्टिक के लिए हो रहा होता है। तो 10-20 जहाजों का ग्रुप होता है, उसको हम लोग बेड़ा कहते हैं। और उस बेड़े का कोई नाम होता है, जैसे आईएनएस तलवार। तो आईएनएस तलवार एक जंगी जहाजों का बेड़ा है, ये अकेले नहीं चलता है। तो ये आईएनएस तलवार पे लगभग 5000 सैनिक थे, सभी जहाजों को मिलाकर लगभग 5000 सैनिक थे, सभी जहाजों को मिलाकर उस एरिया में जो भी इस बेड़े में शामिल थे। इन लोगों के साथ भेदभाव क्या होता था? इन्हें ड्रेस भी अलग दी जाती थी, इनको प्रमोशन भी अच्छे से नहीं दिया जाता था, इन्हें खाना भी अच्छे से नहीं दिया जाता था, ना ही इन्हें उतनी अच्छी सैलरी दी जाती थी। सेम काम पे अगर कोई अंग्रेज रहता था, उसे सैलरी भी ठीक से दी जाती थी, खाना पीना भी बढ़िया दिया जाता था। तो ये भेदभाव बहुत ज्यादा होता था सैनिकों में। तो इसी भेदभाव के लिए सैनिकों ने विरोध करने के लिए आईएनएस तलवार पर क्या कर दिया? आईएनएस तलवार पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। आईएनएस तलवार पर, आईएनएस तलवार पर विद्रोह हो गया। अब जब ये विद्रोह हुआ तो उन लोगों ने भारत कहा कि भाई अंग्रेजों को भाड़ में जाओ। उन्होंने क्या किया कि आजाद हिंद फौज का जो झंडा था उसने नौसेना के जहाजों पे लगा दिया, आजाद हिंद फौज का झंडा लगा दिया। और आजाद हिंद फौज का झंडा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम स्वतंत्र हैं यहाँ पर। लेकिन चूंकि ये समय जो था, इंग्लैंड जो था प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुका था, 1946 का दौर चल रहा था। ब्रिटेन की सेना ने आदेश दिया कि पूरे बेड़े को ही मार के गिरा दिया जाए, तोप से उड़ा दिया जाए पूरे जंगी बेड़े को ही। लेकिन इसी बीच बीच बदलाव करने सरदार पटेल ने मध्यस्थता कर दिया। सरदार पटेल ने मध्यस्थता करके दोनों के बीच में समझौता करा दिया और विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे केवल 3 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह किस दिन हुआ था? नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। नौसेना विद्रोह किस जहाज पर हुआ था? किस बेड़े पर हुआ था? आईएनएस तलवार पर। किसने मध्यस्थता कराया? सैनिकों के बीच में मध्यस्थता किसने करा दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नौसैनिकों के बीच में क्या हो गया? मध्यस्थता हो गई और नौसैनिकों ने विद्रोह को आत्मसमर्पण कर दिया। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें सजा माफ कर दिया। आगे बढ़े। किसी को नौसेना विद्रोह में दिक्कत है? चलिए अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन। क्या देखते हैं? कैबिनेट मिशन। तो चलिए हम कैबिनेट मिशन आपको पढ़ा दे बढ़िया से। रेडी हैं लोग? ये अंतिम मिशन था भारत में आने वाला, इसके बाद आज़ादी मिल गई। देखिए बाबू, जब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में 2 पार्टी थे सब। एक जो थी लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो थी ये भारत के बारे में अच्छा सोचती थी और इसमें थे क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, एटली, ये भारत के लिए अच्छा सोचते थे। और एक थी इसमें कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी जो थी ये ससुरा बहुत खचरा था। इसी का था विस्टन चर्चिल, विस्टन चर्चिल, विस्टन चर्चिल। ये भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। लेकिन जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को बहुत लॉस लगते थे, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से क्षति हुई। जैसे देखिए रूस इतना बड़ा देश युद्ध के चक्कर में आके पूरी तरह पिस गया, अर्थव्यवस्था उसकी बर्बाद हो गई। ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बर्बाद हो गई थी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जब चौपट हो गई तो भारत से उसको जितना पैसे की इनकम होती थी उससे ज्यादा का उसको लॉस होता था। भारत में जिस पैसे की इनकम होती थी उससे ज्यादा उसको क्या होता था? लॉस होता था। समझ में आ गया नहीं आ गया?
उससे ज्यादा उसको क्या होता था, लॉस होता था। तो ब्रिटेन जो था वो वहां पर जो वहां की जनता थी वो कह रही है कि भैया भारत से 10 रुपया आ रहा है, संभालने में 15 रुपया ज्यादा है, यहाँ पे भारत छोड़ देते हैं हम लोग, उससे अच्छा। तो लेबर पार्टी ने चुनाव में घोषणा कर दिया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो लेबर पार्टी ने घोषणा किया कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो ये भारत को आजाद कर देंगे, क्योंकि उसे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। तो जब भारतीय जो इंग्लैंड में भारतीय रह रहे थे उन्होंने सुना कि ससुरा ये लेबर पार्टी का जो था ये क्लीमेंट एटली ये बोलता है कि भारत को आजाद कर देंगे, तो भारतीयों ने जम के प्रचार कर दिया लेबर पार्टी का और जिता दिया क्लीमेंट एटली को। भारत वाले कुछ जाने या ना जाने चुनाव में बहुत ज्यादा चमचागिरी में आगे रहेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, आप किसको वोट देके आए, यही रीजन है कि उत्तर भारत के लोग ज्यादा पीछे आपको दिखेंगे। साउथ में जाके देखिएगा कोई गुणगान नहीं है, भैया मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, ठीक है जाओ वोट दिए काम करो। हमारे यहाँ अरे बाप रे इनको वोट दिए, ये किए वो किए, दुनिया भर का। तो भारतीयों ने जम के जिता दिया किसको, क्लीमेंट एटली को जिता दिया। क्लीमेंट एटली जीतने के बाद इन्होंने कहा कि भारत को हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे 1948 तक, 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। तो क्लीमेंट एटली चुनाव जीतने के बाद घोषणा की है कि 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, अब ये बड़ा भारी झोल है कि एक साल पहले ही आजाद क्यों किया, यदि एक साल पहले आजाद नहीं किया रहता तो भारत का विभाजन नहीं होता। आजाद कब करना था, 1948 तक। अब भैया इनको आजादी देनी थी, तो इन्होंने क्या किया, क्लीमेंट एटली ने अपने 3 मंत्रियों को भेजा, अपने 3 मंत्री को कहां भेजा, भारत भेजा। 3 मंत्री को भारत में क्या किया, भेजा। इन 3 मंत्री में को कहा गया कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे। 3 कैबिनेट मंत्री को भेजा गया जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या कहेंगे, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया भैया, 1946 में। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन ने कहा कि अब हम आप लोग को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। कैबिनेट मिशन क्या करेंगे, हम आपको आजाद कर देंगे। और इसी ने कहा कि जब आप आजाद हो जाइएगा तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक वो जरूरत पड़ेगी संविधान की, आप लोग के पास रेडी नहीं है, और दूसरा जरूरत पड़ेगी सरकार की, सरकार भी आप लोग के पास रेडी नहीं है। क्योंकि जब संविधान नहीं बना रहेगा तो सरकार कैसा, बताओ, संविधान ही नहीं बनाया तो सरकार कैसी हो जाएगी। तो कहा गया भैया 3 मंत्री जो आए थे कैबिनेट मिशन में, इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। इसमें थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। बोलिए कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री, 3। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री, 3। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। एल से लॉरेंस, एल से लीडर, एल से लॉरेंस, एल से लीडर। तो इस कैबिनेट मिशन का लीडर कौन था, तो लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन का लीडर कौन था, लॉरेंस थे, लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का लीडर लॉरेंस था, याद रहेगा। पैंथिक लॉरेंस पूरा नाम, पैंथिक लॉरेंस इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। तो बताओ बाबू, संविधान तो बना ही नहीं और सरकार तो बनेगा कैसे, तो पहले संविधान या पहले सरकार। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया संविधान बनने में अगर आपको ज्यादा दिन चल लग गया तब तक हम कई दिन आपकी सरकार संभालेंगे, एक काम कीजिए हम आपको देते हैं टेम्पोररी सरकार। तो संविधान बनाने के लिए इन्होंने बनाया संविधान सभा, संविधान सभा। कहा कि एक संविधान सभा बना दीजिए और उसका इलेक्शन कीजिए जिसमें 389 सदस्य थे। और सरकार चलाने के लिए एक टेम्पोररी सरकार बनाया जिसका नाम था अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार। देखिए जब तक संविधान नहीं बन गया था, जब तक संविधान नहीं बन गया था तब तक सरकार के रूप में काम किसने किया, अंतरिम सरकार ने काम किया। अंतरिम सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं था, अंतरिम सरकार के पास विदेश और सेना का पावर नहीं था। अंतरिम सरकार जब भारत के पास था तो उस समय भारत का जो सेनापति था वो उस समय था बूचर, जनरल बूचर, जनरल बूचर। आगे बढ़े, जनरल का नाम बताइए, तो जनरल बूचर। तो चुनाव में जो जनरल था उस जनरल का नाम क्या था, जनरल बूचर। सॉरी चुनाव कर रहे हैं, ये चुनाव तो हुआ ही नहीं था उस समय, चुनाव नहीं हुआ था ना। जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का चुनाव नहीं हुआ था, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट कहेंगे। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में चुनाव नहीं हुए थे, सब चुनाव हुए रहते सब तो टेंशन ही नहीं रहता यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए इसको, अच्छे से समझिए। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, तो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नहीं बल्कि क्लीमेंट एटली ने भेजा था। कितने मंत्री थे, 3 मंत्री थे। कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। हेड कौन कर रहा था इसे, लॉरेंस कर रहे थे, पैंथिक लॉरेंस। संविधान बनाने के लिए क्या बनाया गया, संविधान सभा जिसमें 389 सदस्य थे। और सरकार चलाने के लिए क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जी जहां जहां थे वहां से नॉमिनेट हो गए। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दे दिया गया, किसी किसी को कोई कोई मंत्रालय दे दिया गया। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे देखते हैं, जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, मिशन मार्च 1946, मार्च 1946। आपको पता है बाबू, कैबिनेट मिशन के आधार पर 2 चीजें हुई। पहला हो गया कि भैया आपको क्या बनाना है, संविधान सभा बनाना है, संविधान, संविधान सभा बनाना है। अब संविधान सभा में हर जगह से कोई ना कोई जीत के आएगा, तो 389 लोग जीत के आ गए। और सरकार के जगह पे क्या बनाया गया, अंतरिम सरकार, अंतरिम, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार बनाया गया।
अंतरिम सरकार बनाया गया। अंतरिम सरकार जब बनाया गया, लेकिन हुआ क्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया जिन्ना। जिन्ना ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, देखिए कैबिनेट मिशन आ रहा है मार्च 1946 को, और उसके 6 महीना बाद अगस्त 1946 को इसने मना लिया प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, कार्यवाही बना लिया, और भारत में भीषण दंगा फैला दिया। भारत में भीषण दंगा फैला दिया। हम आपसे पूछते हैं, भारत में सबसे बड़ा दंगा उस समय कहां हुआ था? उस समय भारत में सबसे बड़ा दंगा कहां हुआ था? जल्दी बताओ, प्रत्यक्ष कार्रवाई के समय सबसे बड़ा दंगा कहां हुआ? बंगाल में कहां पे? जगहिया का नाम बताओगे ना? नोआखली में। वेरी गुड, नोआखली में सबसे भीषण दंगा हुआ। अब ध्यान से समझो, बंगाल के नोआखली में, वर्तमान नोआखली कहां पर है? बांग्लादेश में। वर्तमान नोआखली बांग्लादेश में है। वर्तमान नोआखली बांग्लादेश में। चलिए, आप लोग नहीं बताएं, एकदम दिल तोड़ दिए। बंगला बताए थे हम आप लोग, लेकिन आप लोग तो एकदम सुबेरे सुबेरे दिल तोड़ दिए। आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं आप लोग को मन नहीं लगा, आप लोग ऐसे नहीं बताए तो अब हम क्या बोले। अब ये जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने लगा तो इसने मांग रख दिया पृथक पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान की मांग कर दिया, पृथक पाकिस्तान की। अब इधर अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, लियाकत अली हैं। संविधान सभा में हर जगह से लोग संविधान में बैठे थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब का चुनाव बंगाल से हुआ था, इसी तरह कोई लखनऊ से आके बैठा था, कोई नागपुर से आया था, उसी तरह कोई लाहौर से बैठा था, कोई इस्लामाबाद से बैठा, कोई कराची से बैठा, सारे लोग मिलकर संविधान बना रहे थे। लेकिन जिन्ना जो था पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुल गया, जिस कारण माउंट बेटन जो आया, माउंट बेटन इसने प्रस्ताव रख दिया भारत का विभाजन का, भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। जब भारत का विभाजन हुआ तो क्या हुआ, अंतरिम सरकार जो संविधान बना रहे थे, तो संविधान सभा में 389 जो सदस्य थे, उस 389 सदस्य में जो लाहौर से आए थे, इस्लामाबाद से आए थे, मुल्तान से, कराची से, ग्वादर से, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, रावलपिंडी, मुल्तान, ये जो भी जगह से पाकिस्तान से आए थे, इसमें से उठ के कहां चले गए लोग? पाकिस्तान में चले गए लोग। अंतरिम सरकार में लियाकत अली आवित मंत्री थे, लियाकत अली यहां जाकर प्रधानमंत्री बन गए। तो अंतरिम सरकार में बहुत सारे मंत्री पाकिस्तान चले गए, संविधान सभा में बहुत सारे लोग संविधान छोड़ के, भारत छोड़ के वहां के संविधान में चले गए, जिस कारण विभाजन के बाद भारत में 299 ही सदस्य बचे थे। विभाजन के बाद 299 ही सदस्य बचे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विभाजन इतना इतना तगड़ा हुआ जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के, किस मिशन के आधार पर हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। क्या अंतरिम सरकार का कोई चुनाव हुआ था या टेम्पोररी गवर्नमेंट थी? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब होता है टेम्पोररी गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पोररी गवर्नमेंट थी। जिस तरह आपको मार्कशीट मिलने से पहले एक प्रोविजनल मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल मार्कशीट मिलता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो ओरिजिनल मार्कशीट ही कर सकती है। जो मेन काम होता है वो कौन कर सकता है? ओरिजिनल मार्कशीट ही कर सकता है, प्रोविजनल नहीं कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का भी निर्माण हुआ, देखिए ध्यान से। लेकिन 1946 में जो संविधान सभा थी उसमें 389 थे, लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया तो संविधान सभा वाले भी कुछ लोग उधर चले गए थे। समझ आ गया? अब आप बताइए, हम आपको पहले क्या बताएं? पहले हम आपको संविधान सभा पढ़ाएं, या फिर पहले हम आपको अंतरिम सरकार बताएं, या पहले आपको विभाजन बताएं? आप बताओ। यहाँ तीन चीजें एक साथ पढ़नी है, एक साथ हो रहा था, एक साथ हो रहा था। ये समय चल रहा था 1947। इसी समय संविधान सभा में संविधान का निर्माण चालू हो रहा था, अंतरिम सरकार बन रही थी, भारत का विभाजन हो रहा था। आप क्या पढ़ना चाहेंगे? पहले संविधान सभा पढ़ना चाहेंगे, अंतरिम सरकार पढ़ना चाहेंगे, या फिर आप विभाजन पढ़ना चाहेंगे? बताइए आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? चलिए, आप में कोई कह रहा है संविधान सभा पढ़ना चाहेंगे, आप में कोई लोग कह रहा है कि अंतरिम सरकार पढ़ेंगे, आप में कोई लोग कह रहा है विभाजन पढ़ेंगे। अरे बकलोल बस हम ऐसे ही पूछ दिए हैं, हम वही पढ़ाएंगे जो हमको पढ़ाना है। लेकिन हम आप लोग को पूछते रहते हैं, आपको लगेगा कि सर कितना मानते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हम पूछते रहते हैं तो आप लोग को लगेगा ना, वाह कितना मानते हैं सर हम लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ाएंगे तो हम वही जो हमको पढ़ाना है, लेकिन फिर भी लेकिन ऐसे होता है ना, देहात में बोलते हैं चो चला दिखा देना, तो यही होता है। थोड़ा थोड़ा पूछ देते तो आप लोग को लगता है, खुश हो जाता है, ओहो बाप रे बाप कितना मानते हैं सर हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारे सबका मुंह लटक गया। हाँ, उदास नहीं हो ना, उदास नहीं हो, उदास नहीं हो। हम एक बार फिर पूछ देते हैं, बताओ बच्चों क्या पढ़ना चाहोगे? देखिए ध्यान से, आगे बढ़े। ये तो हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अंतरिम सरकार वगैरह सब बन गई। अंतरिम सरकार ने काम भी क्या कर लिया, संभाल लिया था। अंतरिम सरकार काम संभालने के बाद भारत में वायसराय बन के आता है माउंट बेटन।
भारत का 34वां वायसराय बन के आता है लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया था कि भारत का विभाजन नहीं करना है, भारत का विभाजन नहीं करना है। माउंटबेटन को स्पष्ट कहा गया था कि भारत का विभाजन नहीं करना है। लेकिन भारत में जिन्ना ने इतना भीषण क्या किया, दंगा फैला दिया, इतना भीषण दंगा फैला दिया कि भारत का विभाजन करना पड़ गया, भारत का विभाजन करना पड़ गया। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, गांधी ने विभाजन करना नहीं चाहते थे। गांधी ने क्या कहा कि एक काम करो, सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित कर दो, सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित कर दो, नेहरू को नहीं करो सरकार बनाने के लिए, ताकि अगर जिन्ना को सरकार बना भी देते हैं तो कौन सा जिन्ना अमृत का घड़ा पी के आया कि मरेगा ही नहीं। जिन्ना तो खुद बूढ़ा हो गया था और जिन्ना 1 साल बाद मर भी गया, जिन्ना 1 साल बाद मर भी गया वहां पर। तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि यदि उसको बना दिया जाएगा तो उस गधा घोंचू कहीं भारत के विभाजन का प्रस्ताव छोड़ दे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसका विरोध कर दिए, सरदार पटेल ने इसका विरोध कर दिया। अब आप बताओ, महात्मा गांधी अंतिम क्षण तक ये सोचा था। महात्मा गांधी की एक खासियत थी, उसमें व्यक्तिगत बातें नहीं थी, उसको देश के लिए सोचना था कि अगर ये गधा प्रधानमंत्री आ भी जाता है तो देश के लिए अगला प्रधानमंत्री उसे चेंज कर सकते हैं। भारत में एक से एक प्रधानमंत्री आए हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था कि जिन्ना बैल है वो दूरदर्शी नहीं है, उसे व्यक्तिगत लाभ चाहिए, वो पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सरकार वही बनाना चाहता है। एक काम करो, इसी को सरकार बना दे दो, या तो इसको राष्ट्रपति बना दो या तो इसको प्रधानमंत्री बना दो, कम से कम देश का विभाजन तो नहीं हो सकता है। लेकिन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हट अड़े रह गए कि नहीं, हम इसको कुछ पदे नहीं देंगे, यहाँ पे ये चोट्टा है, खाली नौटंकी करता है। गांधी जी ने कहा कि हमको पता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये चोट्टा नहीं, ये महाचोट्टा है, चोट्टा नहीं महाचोट्टा है। समझ में आ गई ने? आगे बढ़े तो महात्मा गांधी के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया गया। जिन्ना ने कहा इसका मतलब हमारा विभाजन नहीं होगा, चलिए तब हम बवाले मचाते हैं। तब इसके आधार पर माउंटबेटन ने बाल्कन योजना लाया। क्या लाया? बाल्कन प्लान लाया। क्या लाया? बाल्कन प्लान। और भारत का विभाजन कर दिया, भारत का विभाजन कर दिया, भारत का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। इस विभाजन को भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला द्वारा किया गया। तो सीआर फॉर्मूला द्वारा ही क्या किया गया? प्रस्ताव को लाया गया यहाँ पे। तो 3 तरह से विभाजन हुआ। बाल्कन प्लान किसका था? माउंटबेटन का बेटन योजना। बाल्कन प्लान कहिए या माउंटबेटन योजना कहिए। माउंटबेटन ने बाल्कन प्लान के तहत भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा और यहाँ भारतीयों ने क्या रखा? राजगोपालाचारी फॉर्मूला के द्वारा रखा। और पता नहीं किस गधे ने कह दिया कि गांधी ने विभाजन किया है। समझा गया? अगर हम होते तो जिन्ना को पहले ही गोली मार देता। अब ये नाथूराम गोडसे को कौन समझाए? अब इस नाथूराम गोडसे को कौन समझाए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये बताओ, राजगोपालाचारी को फॉर्मूला देना चाहिए, जिन्ना फॉर्मूला देना चाहिए। अजीब हाल है, देश की जनता को छोड़ देना चाहिए कि मार डालो इस जिन्ना को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सच बताते हैं हम आपको, बस जिन्ना मिल जाता ना, हाथ मिलाने के बहाने जाते, अरे जिन्ना साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा एकदम आदाब, इस्तकबाल कबूल कीजिए, इस्तकबाल आइए, पकड़ कर गट्टे काट लेता आदमी दांते से, हथियार न ले जाने नहीं देता, काट कूट के रद्द कर देता आदमी। विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत की आजादी के समय उस समय के जितने लोग थे वो सब जिम्मेदार हैं इस विभाजन के लिए। हमारे खेत में कोई अंग्रेज को लाइन खींच के चल जाएगा, रेड क्लिफ लाइन, इधर से खेत आपका, इधर से खेत दूसरे का हो जाएगा, मार के सुता देना चाहिए बढ़िया से लोगों को। वहां पर भारत की आजादी करेंगे यहां पर। बताइए, अब आपको क्या पता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला लगाया गया। जिन्ना ने कहा कि भैया बांटो और छोड़ो, बांटो और आजाद करो, बांटो और सरदार पटेल और नेहरू दोनों लोग दूरदर्शिता में कमी थी यहाँ पर। बताइए ध्यान से, नेहरू और सरदार पटेल अगर जिन्ना को बोल, जिन्ना 1 साल बाद मर जाता, अरे भाई उसको सरकार में बना लेने देते, जब सरकार में आ जाता तो उसको महाभियोग लगा के बाहर कर देता, चट्टा कहीं का। सिंपल सा था। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि बीजेपी अपनी पार्टी से ही निकाल दे तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो देखिए उस समय सबसे ज्यादा मेजोरिटी कांग्रेस के पास थी। अगर सरदार पटेल और नेहरू जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते, जब अंग्रेज चले जाते सब भारत से, तो प्रधानमंत्री को क्या करते? पार्टी से निकाल देते, जाओ सरकार में गिर जाओगे। सिंपल सी बात है। आज अगर बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी से बाहर कर दे, नरेंद्र मोदी केवल बनारस के एक सांसद बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे पूरी पार्टी है। तो गांधी जी यही कह रहे थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और पार्टी अपने पास रहेगी, जैसे अंग्रेज रहेंगे जिन्ना को क्या कर देना है? बाहर कर देना पार्टी से। समझ में आ गया कि नहीं? महत्वाकांक्षी लोग थे यहाँ पर, उन लोग को लगा कि भैया जिन्ना हट जाएगा तो हमरो बड़ा बड़ा पद मिलेगा, नहीं तो जिन्ना अगर रहेगा तो कोई ना कोई बड़ा पद जरूर ले जाएगा, उधर वो भी लेगा। यहाँ पर दिक्कत क्या है? हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग एक मन बना के रखें। हमारे देश में एक हिस्सा है जिनको लगता है गांधी जी बहुत गलत इंसान था, वो ना इतिहास पढ़ा है ना कुछ किया है, उस गांधी जी को गलत मानता है। अब चूंकि जी गांधी जी जो थे वो लोग क्या थे? नरम दल के इंसान थे, लॉजिक पे बात बोलते थे। और वो अगर आप उनको बिना मतलब की बात बोलिएगा तो आदमी जुबान नहीं लड़ाएगा। और हम लोग को देखो भैया, हम लोग से भी अगर कोई बहुत बिना मतलब इलॉजिकल बात करता है, हम लोग भी जुबान नहीं लड़ाते, बाहर में जाओ, निकलो यहाँ से। तो गांधी जी जो थे उनकी विचारधारा इसी थी, कोई बोल के चल जाता था। आप लोग इतिहास पढ़ लिए हो, अभी भी अगर आपको लगता है कि गांधी जी नोआखली दंगा रोकने सरदार पटेल क्यों नहीं गए थे? नोआखली दंगा रोकने गांधी जी क्यों, जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं गए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्यों नहीं गए? बिहार के राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं गए? वो इंसान गुजरात से चल गया बांग्लादेश दंगा रोकने के लिए, वहां पर मर भी तो सकता था वो इंसान। समझ में आ गया? लेकिन क्या कीजिएगा, भारत का ये दुर्भाग्य है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक चीज गौर कीजिएगा, भारत में जवाहरलाल नेहरू के आगे कोई जल्दी पंडित नहीं लगाता है कश्मीर में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के आगे, तो कश्मीरी के आगे वहां पे पंडित जरूर लगाया जाता है। तो वो भी चीज जो घटनाएं थी कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, वो भी स्टार्टिंग कहां से हुआ? जिन्ना के समय से ही हो गया। आखिर जिन्ना विभाजन नहीं किया रहता, वो समस्या ही नहीं आई रहती पाकिस्तान को कैसे खत्म किया जाए। अरे बहुत बड़ा झमेला नहीं है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। अब हम क्या कहेंगे भाई, हमारे प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक करके खुश हो जाते हैं, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अब हम क्या कहेंगे? ये सब चीज तो झुंझुना है, एक बार हमला कर देना चाहिए, खत्म कहानी। हम लेट आए ना, नहीं तो हम कुछ नहीं कहा। हम भारत एकदम, जिसने विभाजन स्वीकार किया वो अपने बाप की औलाद नहीं, सीधा हल्ला कर देते। तो भारत में कोई विभाजन स्वीकार ही नहीं करता, पूरे दुनिया में हल्ला हो जाता उस समय। यहाँ पे 1947 में हम तो सीधा रहते, हमारा एकदम नारा ही रहता है यहाँ पर, खान सर का नारा, विभाजन स्वीकार करने वाला अपनी बाप की औलाद नहीं। एकदम वहां पे कैसे कोई दे देते हैं यहाँ पे अखंड भारत, इतना एकदम वहां पे कैसे कोई दे देते हैं यहाँ पे अखंड भारत, इतना ना जहर घोदे, पूरे गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला प्रचार कर देते हैं यहाँ पे कि जो विभाजन स्वीकार किया वो अंग्रेजों की औलाद। समझ आगे कि नहीं आ गया? लोगों को और डाउट होता है, हाँ हाँ सही सही बोल रहा है यहाँ पे, कैसे स्वीकार कर लिया? कितनी शर्म की बात है यहाँ पर कि हम लोगों ने विभाजन को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया यहाँ पर। अंग्रेज तो चाहते ही थे विभाजन हो, भारत जिन्ना तो चाहता ही था विभाजन हो, हम लोग किस कैसे थे कि हम लोगों ने स्वीकार कर लिया? क्या हम लोग में इतना ताकत नहीं थी कि जिन्ना को मार सके? नाथूराम गोडसे आया, गांधी को तेज धक्का देता था, गांधी जी मर जाते, 80 साल उम्र हो गया था। 80 साल की उम्र में गांधी जी का एज 80 साल हो गया। 80 साल के आदमी को तेज धक्का दे दीजिएगा, मर जाएगा। आप देखिए आपके बाबा होंगे, आपके दादा नाना, या कोई 80 साल 80-85 साल के आदमी को क्या मतलब बनता है, चाहे उसको ढकेल दीजिएगा तो मर जाएगा। तो गांधी जी को बदनाम करता है तो यहाँ सर अभी हम पाकिस्तान ला सकते हैं। अरे बाबू पाकिस्तान ला सकते हैं, पता नहीं कौन ढंग से कर रहे हैं, पाकिस्तान ला सकते हैं। 36 गो राफेल जहाज खरीद के लाए उसी के दम पे, हाँ पाकिस्तान ला सकते हैं। अभी अपने भारत में हेलीकॉप्टर बना, बढ़िया हेलीकॉप्टर भारत में, एक तेजस जहाज बढ़िया नहीं बना पाए हम लोग, इंजन लेके आए हैं कहाँ से, जो अमेरिका से लाए हैं। वो तो भगवान भला करे एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम से परमाणु बम और मिसाइल का प्रोग्राम अगर सपोज कीजिए लेट हुआ रहता तो एगो है ना परमाणु बम हम लोग के पास। देखिए हम भारत के लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम अपना प्रधानमंत्री अपना मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे तो सरकार चेंज हो जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा। कभी नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के हाथ में इतनी शक्तियां ही नहीं होती है, इतनी औकात ही नहीं होती है कि देश और राज्य को बदल सके। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी होती है देश की जनता की। आप वोट जिसको दिए हैं ना, उसके करेजा पे चढ़ जाइए, रामा भाला लेके काम करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेजा पे चढ़ जाइए, काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे समझ में आ गया? वोट देने के बाद आप उसके छतिया पे चढ़ रही चट्टा काम कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खराबी कहाँ है आप लोग में, एक नॉर्मल पब्लिक में यहाँ पे, हाँ या जनता याद रखिएगा, जब जब आप एक पढ़े लिखे इंसान को हराएंगे, याद रखिएगा हकचोन्नर भगचोन्नर आदमी आपके ऊपर शासन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जिसका पोछा लगाने लायक जिसकी हैसियत नहीं होगी, आपके यहाँ मंत्री विधायक बन के बैठा रहेगा। यहाँ पे हो गया आपको, आप किसको वैल्यू देते हैं? यहाँ पे एक विधायक से फोटो खिंचवाने के बाद आप डीपी पे लगा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाए विधायक छोड़ दे, जा निकल यहाँ से। पब्लिक की भी आपको लगेगा ये प्रधानमंत्री है, इतना डिपार्टमेंट में करप्शन है जिसका कोई हद नहीं। करप्शन से लड़ने की जिम्मेदारी पब्लिक की हो। यदि करप्शन कोई कर रहा है, उस पर 2-3 तमाचा दे दिया जाए तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा। समझ गया? आप कोई बड़ा अधिकारी है, यूपीएससी निकाल के गए हैं, करप्शन कर रहे हैं, मारा 2 तमाचा दो ऑफिस में, कैसे गिरफ्तार कर लोगे भैया? करप्शन पे नो मतलब यहाँ पे 2-3 तमाचा दे दो पब्लिक को। जब हर एक पब्लिक अपना करप्शन अपना जिम्मेदारी निभाएगी, करप्शन दूर हो जाएगा। आज हमारा घर बने या आपका कोई घर बने, जो मिस्त्री आता है, जो ठेकेदार आता है, वो गलत मसाला नहीं लगा सकता है, 2 नंबर क्वालिटी का ईंटा नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जैसे लगाएंगे ना ये आदमी रोक देगा यहाँ पर। उसी तरह हर मोहल्ले गली में ये नियम हो कि आप गलत काम करिएगा, आप सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेक कीजिए। यदि क्वालिटी में खराब हुआ तो तमाचा तमाचा पड़ाक पड़ाक मारो, एकदम कान का एक और का पर्दा फट जाए, इधर से झंझना जाए, एकदम 2-4 को ठेकेदार ऐसे पिटाएगा, सब पूरा भारत सुधर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या कीजिएगा, भारत को एकदम लूट के रखा है सब यहाँ पे। एक आम पब्लिक जिस दिन क्रांति के लिए उतर जाएगी ना, उस दिन देश ये बदलेगा। याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति से ये देश कभी नहीं बदल सकता है। हम 140 करोड़ लोगों को दोबारा आना पड़ेगा इन सफेद मशरूमों से लड़ने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन ससुरों को कुत्ता फाड़ फाड़ जिस दिन दौड़ाइएगा आप लोग ना, उस दिन ये देश सुधरेगा। जिस दिन तक इन कुत्ता वालों के साथ सेल्फी लेके डीपी लगाइएगा ना, ये चोट्टे सब देश को बर्बाद करेगा सब। यहाँ पे ये सफेद मशरूम जो है सब, इन सबका फाड़ फाड़ के इन सबको उघारे दौड़ा दीजिएगा। जिस दिन 140 करोड़ जनता पगला गई, उस दिन तो इन ससुरों को चटनी बना देगा यहाँ। तो जब तक क्रांति में पूरी पब्लिक भाग नहीं लेगी, तब तक देश नहीं बदलेगा। सब लोग एकदम रेडी रहना इस चीज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस समय देश आपको बुलाएगा, उस समय आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बैठ के अधिकारी कर्मचारी बन के काम कर रहे होंगे। यदि उस समय देश की जरूरत पड़े और हम आके आप लोगों से आह्वान करें कि आइए इस देश के पूरा निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, उस समय आप सब लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए याद रखिएगा, आप ही लोग हैं जो देश को बदल सकते हैं। एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री की बस की बात नहीं होती है 140 करोड़ लोगों को बदलने के लिए। यहाँ पर अगर बदलना रहता तो कौन वादे नहीं किए थे? चाहे किसी की भी सरकार हो, सब वादे अच्छे करते हैं और ये कर ही नहीं पाते। इसलिए जब याद रखिएगा, जब क्रांति आएगी, आप सब लोग को बाहर आना पड़ेगा। ये नहीं कि 1857 की क्रांति के तहत सिंधिया परिवार की तरह अंदर रह जाइएगा घर में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपको बाहर आना पड़ेगा वीर कुंवर सिंह की तरह। क्रांति बदलने के लिए आप लोग को बाहर आना पड़ेगा, किस तरह? महारानी लक्ष्मीबाई की तरह। यहाँ पे चाहे जो भी हो, क्रांति बदलिएगा। यहाँ पर लोगों को समझ में आना चाहिए कि देश की बागडोर अब देश के लोगों ने संभाल लिया है यहाँ पर, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ही से ये पॉसिबल भी है यहाँ पर। वरना देश को इतने आराम से तोड़ दिया सब, जिसका कोई हद नहीं। आप समझ में आ गया नहीं आ गया?
सर हम लोग अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नेताओं को यहाँ पर, क्या कीजिएगा, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लोग, पब्लिक की भी तो उटपटांग चीजें हैं। एक बात बताओ, यदि नेता हिंदू मुसलमान कर सकता है तो पब्लिक क्यों नहीं अच्छे से उसको एकता कर सकती है? एक खूब अच्छे त्रिफला टीका लगाओ, खूब बेहतर ढंग से त्रिफला टीका एकदम लगे कि ना एकदम भोले बाबा के भक्त हो, और एक आदमी खूब अच्छी सी दाढ़ी और टोपी लगाओ, और दोनों मिलकर चलो किसी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, समाज की सेवा करते हैं। जब ये दोनों मिलकर समाज की भलाई करेंगे तो पब्लिक करेगी, रे चोट्टा कहीं का, देख कितना बेहतर ये लोग कर रहे हैं समाज की भलाई। घरे में बैठे बैठे कहिएगा कि देश को तोड़ा जा रहा है, तो तुम कौन सा जोड़ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे जिसकी जितनी औकात है उतने करे। हमारे यहाँ किसी को भी बताए कोई जाति धर्म से भेदभाव से किसी को किया जाता है? हमारा ये संस्था है, आप जाके बैठिए, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इवन यदि आप समाज में सताए हुए हैं तो आपको और अच्छे से इज्जत दिया जाएगा। यदि आप दिव्यांग है, हाथ पैर नहीं है, कहीं से विकलांग है, तो पूरे क्लास में किसी को सीट मिले या ना मिले, आपको पहली बेंच पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर हाल में सीट मिलेगा। यहाँ पर कोई कह दे यहाँ पे कि हम छोटी जाति के, हमको भगाया जाता है यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लड़ जाएंगे तुम्हारे लिए यहाँ पर। तो जिसकी जैसी हैसियत वहीं से लड़ना चालू करना इस देश के लिए, क्योंकि अब इस देश के लिए दूसरा विभाजन नहीं। याद रखिएगा, इस देश में अगला विभाजन की तैयारी है जो मानसिक विभाजन करेगी, भौगोलिक विभाजन नहीं करेगी। इस देश में अगला विभाजन मानसिक रूप से करने की तैयारी में चल रहे हैं लोग। तो मानसिक विभाजन से बचिए, एक दूसरे से। याद रखिएगा, इस दुनिया में जब भी जरूरत पड़ी है आपका पड़ोसी ही काम आया है, चाहे वो जिस जाति का था या किस धर्म का था। आपके घर में आग लगेगी, फायर ब्रिगेड पुलिस बाद में आएगी, यदि पड़ोसी है तो आने से पहले ही उस आग को बुझा दिया जाएगा। तो मानसिक विभाजन नहीं होने देना है किसी भी हाल में। आप लोग याद रखिएगा, आपका ये जिम्मेदारी बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया। लास्ट तक रोकने की कोशिश किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सबसे पहले तो दंगा रोकने के लिए नोआखली पहुंच गए। उसके बावजूद जब जिन्ना नहीं माना तो जिन्ना को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नेहरू और सरदार पटेल ने विरोध कर दिया गांधी जी का, जिस कारण जिन्ना ने विभाजन पर अटक गया। बाल्कन प्लान ब्रिटेन ने लाया था, और ये लोग मिलकर क्या दिए थे? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, और भारत का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग। आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल करेंगे लोग।